हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे कल खेले गए आईएसएल के कंट्रोवर्शियल मैच के बारे में, जहां पे जो 90 मिनट के अंदर हमें फुटबॉलिंग एक्शन देखने को मिला, उससे ज़्यादा एक्शन और कंट्रोवर्सी एट द एंड ऑफ द मैच देखने को मिला, जहां पे लूना नोहा की फाइट हमें देखने को मिली। उसके अलावा ओवेन कोयल की ओर से फ्रस्ट्रेशन दिखा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैच से। तो भाई डेफिनेटली इट्स अ कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर केरला ब्लास्टर एंड इंपॉर्टेंट विक्ट्री टू रिमेन इन द प्ले ऑफ रेस। एंड मैच की शुरुआत उनके लिए परफेक्ट हुई थी। हेसुस हेमिनेस ने उनको थर्ड मिनट पे वो क्रूशल 1-0 की लीड दिला दी थी। एंड देन यहाँ पे ऑब्वियसली जस्ट बिफोर दी हाफ टाइम यहाँ पे कोरो सिंह ने अपना पहला गोल आईएसएल का मारा। एंड जिस तरह से उनका ये ब्रेकआउट सीजन जा रहा है, इट्स ग्रेट टू सी। बट उसी के दौरान 37th मिनट पे जो इंसिडेंट हुआ, दैट विल्मार जॉर्डन रेड कार्ड, आई थिंक उसने चेन्नई एफसी के लिए, मेरे को लगता है कि इस मैच में जो कमबैक का चांस था उसको कंप्लीटली आप बोल सकते कि रुइन कर दिया। एंड दैट वाज अ रियली रियली कंट्रोवर्शियल डिसीजन फ्रॉम दी रेफरी साइड, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक येलो कार्ड मैक्सिमम आप वहाँ पे दे सकते थे, बट रेफरी शोन रेड कार्ड। एंड जिससे भाई यहाँ पे जो ओवेन कोयल की टीम का जो सारा बैलेंस है, या फिर 10 मैन के साथ कंप्लीटली सेकंड हाफ को, एंड यू कैन से कि 55 to 60 मिनट यहाँ पे 10 मैन के साथ डिफेंड करना, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट। एंड सेकंड हाफ की शुरुआत भी आप देखिए केरला ब्लास्टर ने ज़बरदस्त तरीके से की विद दैट क्वेमे पेप्रेस ब्यूटीफुल गोल, जहाँ पे एड्रियन लूना ने बेहतरीन तरीके से क्रॉस डाला था। 3-0 से वो यहाँ पे आगे चल रहे थे। फिर मैच में ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। लास्ट में ऑब्वियसली यहाँ पे विंसी बरेटो का वो एक कंसोलेशन गोल आता है चेन्नई एफसी के लिए। यहाँ तक चीज़ें सही चल रही थी 93 मिनट तक, आप बोल सकते हैं 3-1 से केरला ब्लास्टर विन कर रही थी। बट वहां से चीज़ें अभी बिगड़ना स्टार्ट हुई। वो जो लास्ट के 10-15 सेकंड में यहाँ पे एड्रियन लूना एंड यहाँ पे नोहा सदोई की फाइट हुई, दैट वॉज टोटली अननेसेसरी। बिकॉज एक तो आपकी टीम जीत रही है, तो ऐसा कोई यहाँ पे सिचुएशन नहीं है कि आप इतने ज़्यादा हाइपर हो जाओ या फिर इमोशन में आ जाओ। एंड एड्रियन लूना एज अ कैप्टन, आई थिंक उनको अपने इमोशन कंट्रोल करना चाहिए था। नो डाउट यहाँ पे नोहा सदोई ने उनको पास करते तो डेफिनेटली वो 4th गोल हो सकता था। एंड नोहा सदोई ने खुद शॉट ले लिया, बातें समझ में आती है, बट आई थिंक दे शुड हैव कंट्रोल देयर इमोशन। एंड एक इससे बैड मैसेज पे डेफिनेटली जाता है कि आप ही की टीम के भाई जो 2 की प्लेयर हैं अटैक के, वो यहाँ पे इस तरह से भाई यहाँ पे फील्ड के ऊपर लड़ते हुए हमें देखने को मिले। सो लेट होप सो कि ज़्यादा यू कैन से कि एट द हीट ऑफ द मोमेंट में ही ये सिचुएशन हुई हो और उसको ज़्यादा यहाँ पे आगे ना लेके जाए। अदरवाइज भाई इससे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी भाई डेफिनेटली बिगड़ता है, एंड इवेंचुअली टीम के ऊपर भी इसका जो परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो एक तो वो इंसिडेंट हो गया। दूसरा इंसिडेंट हुआ कि जैसे मैच खत्म हुआ तो जो चेन्नई एफसी के ओनर है अभिषेक बच्चन, वो यहाँ पे ओवेन कोयल के साथ बात करते हुए दिखे। वहाँ पे शायद वो जो रेड कार्ड वाला सिचुएशन है उसी के बारे में वो उनसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि भाई कितना बड़ा ब्लंडर रेफरी की ओर से वहाँ पे वो देखने को मिला कि जो एक येलो कार्ड मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी उसको उन्होंने रेड कार्ड दे दिया। तो वो एक सीन भी हमें देखने को मिला। तीसरा जो इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि जो पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है कोचिस का, उसमें भी ओवेन कोयल ने जो आईएसएल मीडिया टीम से यहाँ पे उनका इंटरव्यू ले रहे थे, रॉबिन सिंह जो कि फॉर्मर फुटबॉलर भी रह चुके हैं इंडिया के, उनको यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल यहाँ पे मैनर में बातचीत की कि भाई आप बताओ मेरे को कि भाई आपको क्या लगता है कि वो रेड कार्ड था कि नहीं था। क्योंकि रॉबिन सिंह ने पूछा कि भाई क्या आपका क्या ओपिनियन रहा है इस मैच के बारे में, तो स्ट्रेट अवे ओवेन कोयल ने बोला कि भाई रॉबिन तुम बताओ कि क्या वो रेड कार्ड सही डिसीजन था, और उससे हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या बोलते कि ऑफ ट्रैक चली गई। एंड काफ़ी बार उन्होंने घूम फिर के बोला कि भाई तुम फॉर्मर प्लेयर रह चुके हो, तुम बताओ। बट एज यू ऑल नो कि ही इज ए, चाहे वो भले ही फॉर्मर प्लेयर रह चुके हो, लेकिन एट द मोमेंट भाई वो आईएसएल के लिए काम करते हैं। तो उनको तो भाई जो सामने चीज़ हुई है यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते कि प्रोफेशनल वे में आउट ऑफ द वे जाके वो अपना ओपिनियन नहीं दे पाए वहाँ पे, ऑब्वियसली वो चीज़ है। बट आई थिंक ओवेन कोयल भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इस सिचुएशन से। एंड ओवेन कोयल भाई एक ऐसे कैरेक्टर है कि जो भाई अपने इमोशन हमने देखा है कि वो शोकेस करते हैं। नो डाउट उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, सो मे बी उनको पनिशमेंट मिलेगी, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई दिस इज ओनली हैपनिंग इन इंडिया। वी सीन मैनी टाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपन, चाहे वो प्लेयर की ओर से हो, चाहे वो कोचिस की ओर से हो, चाहे वो असिस्टेंट या फिर कोई भी किसी की भी ओर से। इस तरह के फुटबॉल में इमोशन का भाई आप देखिए कि रोल कितना बड़ा होता है। फुटबॉल इज ए इमोशनल गेम इन दैट मैनर। सो आई थिंक डेफिनेटली उनके अगेंस्ट मे बी एक्शन लिया जाए, ओवेन कोयल को इसका पनिशमेंट भी मिले। बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन दिस मैच। एंड मैच से ज़्यादा भाई ऑफ दी मैच जो सारी चीज़ें हुई वो एट द मोमेंट टॉक ऑफ दी टाउन पॉइंट बन चुका है। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है इस सारी चीज़ों के बारे में।
कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करनी है एआईएफएफ के एक और ब्लंडर के बारे में और एक और मिसमैनेजमेंट के बारे में, जो कि है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। हम सबको पता है कि एआईएफएफ में जो अभी एम्प्लॉयज़ लाए जा रहे हैं वो ना तो उनकी डिग्री देखी जाती है, ना उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, ना यहाँ पे बाकी कोई चीज़ें देखी जाती है। वो यहाँ पे जान पहचान के बंदों को लाया जाता है, उन्हीं को यहाँ पे सैलरी दी जाती है। एंड इसीलिए आप देखिए कि हमारा जो मैनेजमेंट है एआईएफएफ का, आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो शेड्यूलिंग से लेके सब कुछ में क्यों यहाँ पे इतना बेकार है। रेफरीज के बारे में आप देखिए कि रेफरी अभी इतना फैंस के बीच में डिस्कस टॉपिक है, तो उसमें भाई उन्होंने एक उनकी जो एआईएफएफ में एट द मोमेंट मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, उनको अब उन्होंने अपॉइंट कर दिया है एज ए असिस्टेंट मैनेजर ऑफ रेफरी डिपार्टमेंट। मीडिया कोऑर्डिनेटर से, जो कि भाई आपका मीडिया सोशल मीडिया हैंडल करती थी, आपका कंटेंट बनाती थी, वॉटेवर जो यहाँ पे मीडिया के रिगार्डिंग चीज़ें थी उनको हैंडल करती थी, उनको आपने प्रमोट कर दिया असिस्टेंट मैनेजर इन रेफरी डिपार्टमेंट, जो कि अब हेड यहाँ पे मैनेजर होंगे रेफरी डिपार्टमेंट के। उनको असिस्ट करेगी रिगार्डिंग रेफरिंग, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, असेसमेंट ऑफ द रेफरिंग। इनके पास क्या एक्सपीरियंस है? मैं नहीं बोल रहा डिग्री का सीन है, चलो डिग्री साइड में रखते हैं, बट एज ए एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना आपको उस फील्ड में काम करे होने का। आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो यहाँ पे फॉर्मर रेफरी रहा हो या फिर फॉर्मर यहाँ पे उस डिपार्टमेंट में काम किया हो एज ए रेफरिंग। आपने एक मीडिया कोऑर्डिनेटर को असिस्टेंट यहाँ पे क्या बोलते कि मैनेजर बना दिया रेफरी डिपार्टमेंट का, एंड वो भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि भाई आई एम प्रमोटेड टू दिस पोजीशन। तो ऐसे लोग भाई आप देखिए कि आप सिस्टम में आप यहाँ पे क्या बोलते कि रिक्रूट कर रहे हो, तो फिर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई इंडियन फुटबॉल में चीज़ें यहाँ पे सही होगी। तो दिस इज़ एएफएफ फॉर यू गाइज एंड दिस इज़ हाउ एट द मोमेंट सिस्टम इज़ रनिंग ऑन। कि भाई जो अच्छे बंदे थे कि जिनको नॉलेज था यहाँ पे एंड जिनको अपने फील्ड का पता था कि भाई किस तरह से काम कर रहे हैं, उन सबको इन्होंने आते ही निकाल दिया था। अब ऐसे लोग भरे पड़े हैं एंड इनको सैलरीज दी जाती है, प्रमोट किया जाता है। इससे पहले भी एक आई थिंक खेलाओं ने भी स्टोरी की थी एक और एम्प्लॉय के बारे में कि जो भाई सीधा ही अपॉइंटमेंट कैसे हो गई, और उनके बारे में भी। तो that's AFF and Kalyan Chaube's management for you guys, and this is how system is going on. So don't expect from these clowns anything. So let me know guys, आपका भी ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसएल के प्लेऑफ के डेट्स भी आ चुके हैं, जो कि एज वी ऑल नो 12 मार्च को आईएसएल का लीग फेज खत्म हो रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली नेशनल टीम के मैचेस है इन दी एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स, जहां पे 25 को वो बांग्लादेश के सामने खेलेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आईएसएल के प्लेऑफ खेले जाएंगे। 29 एंड 30 को आईएसएल का प्लेऑफ का मैच होगा, एंड देन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पे आईएसएल के सेमीफाइनल के मैचेस होंगे। एंड अराउंड 10 अप्रैल आपको आईएसएल का जो फाइनल है वो यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स कि जो सुपर कप है वो आपको, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि चांसेस ज़्यादा है सुपर कप के, आपको क्या बोलते कि मिड अप्रैल के बाद ही ऑर्गेनाइज होगा। यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद ही एक वो विंडो बनती है कि जहाँ पे आपका जो सुपर कप है वो ऑर्गेनाइज होने के चांसेस है। एंड लेट्स सी कि आईएसएल के जो फाइनल है वो कहाँ पे खेले जाते हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में, बिकॉज आज यहाँ पे डेडलाइन डे है विंटर ट्रांसफर विंडो का, एंड कुछ ट्रांसफर यहाँ पे हुई है। गोलकीपर्स में इतनी सारी ट्रांसफर विंटर ट्रांसफर विंडो में हो गई, दैट्स अ सरप्राइज थिंग। इसमें भाई सबसे पहले तो यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने मोहन बगान के जो रिजर्व कीपर थे अर्श अनवर शेख, उनको 4 साल की डील के साथ साइन कर लिया है, जो कि नेक्स्ट सीजन समर से ज्वाइन करेंगे। अभी ये विंटर ट्रांसफर विंडो में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन डील उन्होंने कंप्लीट कर ली है। सो अर्श अनवर शेख गोइंग टू केरला ब्लास्टर। एक और यहाँ पे गोलकीपर उन्होंने साइन किया है, जो कि है एक्सपीरियंस गोलकीपर यहाँ पे कमलजीत सिंह फ्रॉम ओडिशा एफसी। तो ये एक दूसरी उन्होंने गोलकीपर में साइनिंग की है। एंड एक यहाँ पे जो उनके गोलकीपर थे जिनको इसी समर ट्रांसफर विंडो में लाया गया था, सोम कुमार फ्रॉम स्लोवेकिया, उनको यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते कि सेल कर दिया है। अगेन सोम कुमार गोइंग बैक टू स्लोवेकिया, दैट इज़ द राइट डिसीजन फॉर इस करियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज भाई इतने यंग एज में आप आईएसएल में आ गए थे और सब कुछ हो गया था। आई थिंक स्लोवेकिया में भाई स्लोली वो एक अपनी जो क्लब की चाहे भले अंडर 19 टीम में थे, बट वहाँ से वो अपना करियर को एक लेवल नेक्स्ट लेके जा सकते थे। तो आई थिंक फॉर सोम कुमार ऑल्सो दिस राइट डिसीजन। तो केरला ब्लास्टर में एक कीपर की मूवमेंट देखने को मिली है। एंड देर वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन या फिर एक रूमर ये भी आ रहा है कि आज के दिन डेडलाइन डे के ऊपर भी एक बड़ी साइनिंग केरला ब्लास्टर कर सकता है, मे बी फॉरेनर डिफेंसिव
साइनिंग उनकी हो सकती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। दूसरी साइड ओडिशा एफसी ने, क्योंकि कमलजीत सिंह जो उनके एक्सपीरियंस गोलकीपर है वो यहाँ पे केरला ब्लास्टर चले गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे भाई मानस दुबे को, जो कि शिलोंग लाइजोंग एफसी के गोलकीपर है एट द मोमेंट आई लीग में, उनको साइन कर लिया है विथ हैवी ट्रांसफर फी, ऐसी रिपोर्ट्स से खबरें पता चल रही है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग वन एंड आई थिंक मानस दुबे के लिए देखना रहेगा, क्योंकि भाई अमरिंदर पाजी ऑलरेडी ओडिशा एफसी में है, तो उनकी जगह पे क्या उनको मौका मिलता है या फिर वो बेंच वार्म अप ही करेंगे, क्योंकि शिलोंग लाइजोंग में वो रेगुलर खेल रहे थे, दुरान कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। सो ये वाला सीन है, तो लेट्स सी उसकी करियर चॉइस क्या सही साबित होती है या फिर यहाँ पे बेंच वार्म ही करते हैं, वो देखना रहेगा। सो दिस आर दी ट्रांसफर एट द मोमेंट हैपन। ईस्ट बंगाल यहाँ पे ऑब्वियसली लुक फॉर दी कपल ऑफ साइनिंग जो कि आउटसाइड विंडो भी वो कर पाएंगे ड्यू टू दी फ्री ट्रांसफर। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच अबाउट दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं आज के आईएसएल के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड ईस्ट बंगाल। इंटरेस्टिंग मैच, बट ईस्ट बंगाल इज स्ट्रगलिंग विद दी इंजरीज, एंड जैसे ऑस्कर ब्रूजो ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हमारा जो इस सीजन का रियलिस्टिक गोल ये है कि आईएसएल में हमें यहाँ पे बेटर से बेटर पोजीशन पे फिनिश करना है। आई डोंट थिंक सो कि दे ऑल्सो नाउ लुक फॉर दैट प्ले ऑफ रेस। सो आई थिंक मे बी दे विल ट्राई टू फिनिश कि कितना हायर हम फिनिश कर पाए। एंड उसके अलावा उन्होंने बोला कि 1.5 महीने में हमें एएफसी यहाँ पे चैलेंज लीग के भी नॉकआउट मैचेस खेलने हैं, सो हम उसमें यहाँ पे बेस्ट फॉर्म के साथ जाना चाहते हैं। एंड लेट होप सो कि उनके सारे प्लेयर यहाँ पे जल्द से जल्द मोस्ट ऑफ द प्लेयर रिकवरी करके वापस आए। हिजाजी महर आप देखिए कि इस सीजन से आउट हो चुके हैं, देन क्लिंटन सिल्वा भी डाउटफुल है, आपके हेक्टर यूथ से या फिर साउल क्रेस्पो, तो काफ़ी सारे उनके प्लेयर भाई इंजरी से जूझ रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड दूसरी साइड मुंबई सिटी एक धीरे धीरे अपना मोमेंटम बना रही है, लास्ट मैच भी यहाँ पे कन्विंसिंगली वो जीते थे। सो डेफिनेटली होम पे भी खेल रहे हैं, सो दे आर दी फेवरेट्स, एंड उनके लिए भी दिस क्रूशियल मैच की यहाँ पे 3 पॉइंट उनका जो प्लेऑफ में पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो I think Peter Katk's side is little bit favorite in this match, and my prediction for this match is I am going with 2-1 victory for Mumbai City FC. Let me know guys आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे, कल खेलेंगे इंडिया अंडर 20 के लास्ट मंदिरी चैलेंज सीरीज के मैच के बारे में, जहाँ पे वो होम साइड इंडोनेशिया से 4-0 से हार गए। सो सीरिया से 6-1, जॉर्डन से 5-0 एंड अब इंडोनेशिया से 4-0 से हारे। लेकिन इंडोनेशिया के सामने जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी कंपेयर टू लास्ट 2 मैचेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज इट वाज ऑल जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडोनेशिया, एंड स्कोर लाइन कुड बिन 5-0, 6-0, 7-0 भी हो सकती थी। कपल ऑफ गुड सेव फ्रॉम आवर कीपर, बट आई थिंक दिस एक्सपोजर टूर, सो आई थिंक रिजल्ट से ज़्यादा यहाँ पे ये देखना था कि भाई हमारे जो अंडर 17, अंडर 18 बॉयज़ है उनके अंदर क्या पोटेंशियल है एंड कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर उनको इंप्रूव करना चाहिए। तो लेट होप सो कि एएफएफ को, प्लेयर्स को, कोच को भी रियलाइज़ हुआ हो कि ये जो टैलेंट है, these are the not the good enough talent and we need to work on the basics, simple as that, but I don't think so कि उसके ऊपर काम होगा। सो चीज़ें ऐसे ही चलेगी। लास्ट में बात कर रहे थे आई लीग के बारे में, तो आई लीग में भी कल 2 इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले, जहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने 3-1 से रियल कश्मीर को हरा दिया है। एंड रियल कश्मीर का भाई सिंपल सा प्लान यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि होम पे वो भाई यहाँ पे शेर है, आउटसाइड वो यहाँ पे ढेर है, तो वही सीन है उनका। एंड दे लॉस्ट अवे मैच 3-1 की विक्ट्री के साथ चर्चिल ब्रदर रिगेन देयर टॉप ऑफ द टेबल पोजीशन। सो वहाँ पे भी अच्छी फाइट देखने को मिल रही है नामदारी गोकुलम, इंटरकाशी एंड चर्चिल ब्रदर के बीच में। दूसरा मैच था वो था नॉर्थ ईस्ट डार्बी, जहाँ पे आइजोल एफसी को उनके घर पे 3-1 से शिलोंग लाइजोंग ने हरा दिया है। सो शिलोंग लाइजोंग ऑल्सो पुशिंग फॉर दैट टॉप 4 फाइट, एंड वो यहाँ पे क्रूशियल मैचेस जीत रहे हैं, एंड गुड विक्ट्री इन अवे मैच फॉर देम ऑल्सो। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत।